हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। इस कार्यक्रम में हम आपको कुछ जानकार लोगों से मिलवाते हैं और जो देश में घटनाएं हो रही हैं, समाचार आप तक पहुंच रहे हैं, उसके पीछे तक और बहुत कुछ जानकारी हासिल करने की कोशिश करते हैं। इस वक्त पेगासस जासूसी का मामला न सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में गूंज रहा है। कुछ मुल्कों ने उसके खिलाफ बाकायदा जांच भी शुरू कर दी है और फ्रांस के प्रेसिडेंट ने तो बेचारे ने इस हद तक उसे कहना पड़ा कि मैंने मोबाइल बदल दिया और मोबाइल नंबर बदल दिया। यानी किसी मुल्क का प्रेसिडेंट हाउस में बैठ करके भी सेफ महसूस ना कर सके, ऐसी हालत की है इस स्पाईवेयर ने जो इजराइल ने बनाया है। कुछ लोगों का तो इस हद तक भी कहना है, ऐसे इंटरनेशनल मीडिया में रिपोर्ट्स आ रही हैं जिसमें बताया जा रहा है कि ये स्पाईवेयर बेचने वाले के पास भी सारी इंफॉर्मेशन जा रही है। न सिर्फ उन देशों के पास, उन सरकारों के पास जो स्पाईवेयर इस्तेमाल कर रहे हैं, बल्कि जिसने स्पाईवेयर दिया है, यानी इजराइल के पास वो सारी डिटेल्स पहुंच रही हैं। वो जिसको चाहे ब्लैकमेल करे, जैसे चाहे जिसको निपटा दे, जैसा भी करे, ये सब हो रहा है। इस सब के बीच में हमारे यहाँ संसद में इस पर बहस होने की इजाजत नहीं दी गई। सरकार ने इसके लिए खोज करने के लिए, इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, जांच के लिए कुछ भी करने से इनकार कर दिया और ये भी अब तक कह रहे हैं कि सरकार ने इसे नहीं बेचा, सरकार ने नहीं खरीदा। जबकि इजराइल की एनएसओ कंपनी कहती है कि हम सिर्फ सरकारों को बेचते हैं, बल्कि वो एक लफ्ज और इस्तेमाल करते हैं कि जिम्मेदार सरकारों को बेचते हैं। तो इस सब में भारत की डेमोक्रेसी कहां रही, क्या रहा, क्या हुआ, संसद में क्या कुछ हो रहा है, इस सब पर बात करने के लिए मेरे साथ खास मेहमान हैं अविनाश काकड़े जी, जो किसान सेवा संघ के अध्यक्ष हैं, नागपुर से हैं, गांधीवादी विचारधारा के लिए जाने जाते हैं, एक लंबे अरसे से समाज के लिए बहुत कुछ काम कर रहे हैं। अविनाश काकड़े जी, वेलकम है आपका मीडिया स्टार गोल्ड में, आपने हमें समय दिया उसके लिए शुक्रिया। आप ये बताइए कि पेगासस के मामले में भारत सरकार जो कुछ कह रही है, जो कुछ बता रही है और संसद में जो कुछ भी, यानी वो चलने नहीं दे रहे, उन्हें शिकायत है सरकार को कि अपोजिशन चलने नहीं दे रही, अपोजिशन को शिकायत है कि बहस नहीं होने दे रही। आप इस सबको किस तरह से देख रहे हैं? देखो, 3 सवाल है जो अपोजिशन ने पूछा था, जनता भी पूछ रही है और हम भी पूछ रहे हैं कि सरकार ने वो सॉफ्टवेयर खरीदा या नहीं खरीदा। क्योंकि एनएसओ बोलती है, जो इसका पेगासस का जो कंपनी है, वो बोलती है कि ये सॉफ्टवेयर हम सरकारों को ही बेचते हैं और जिम्मेवार सरकारों को बेचते हैं और वो आतंकवादी और अपराधियों के इन्वेस्टिगेशन के लिए, वो आतंकवाद मुक्त और अपराध मुक्त और ये सारा क्राइम से मुक्त हो जाए दुनिया, इसलिए हम बेचते हैं। तो हम सरकार से 3 ही सवाल कर रहे हैं सब लोग। सरकार क्यों नहीं सवालों के जवाब देती? पहला सवाल है, सॉफ्टवेयर सरकार ने खरीदा या नहीं खरीदा। दूसरा सवाल है, खरीदा तो क्यों खरीदा, उद्देश्य क्या था। तीसरा सवाल है, इससे किसकी जासूसी की। अब हमें पता चला कि इसमें दाऊद का नाम नहीं है, जिसकी जासूसी की गई उसके नंबर नहीं है, हफीज सईद के नंबर नहीं है, नीरव मोदी से नंबर नहीं है, विजय मल्ल्या के नाम नहीं है, और उसमें नाम 300 भारतीयों के जो आए वो राहुल गांधी का नाम है, उनके 10 सहयोगी का नाम है, चीफ जस्टिस का नाम है, और उन पर आरोप लगाने वाली महिला और उनके रिश्तेदारों का नाम है। इलेक्शन कमीशन जो था, जिसने ऑब्जेक्शन लिया था कि ये मोदी और अमित शाह के तरीके से इलेक्शन कमीशन नहीं चलेगा, ऐसे अशोक लवासा का नाम है। उसमें 2 सिक्योरिटी फोर्स के सारे जो मुखिया है उनके नाम है। अभिषेक बैनर्जी का नाम है, ममता बनर्जी के भतीजे का। सीबीआई आलोक वर्मा और राकेश अस्थाना का नाम है। प्रशांत किशोर का और वसुंधरा राजे का नाम है। प्रवीण टोगड़िया का नाम है। प्रहलाद पटेल का नाम है। और अभी जो दहाड़ के बोल रहा है आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव, उसका भी नाम है। अब मुझे बताइए कि ये अपराधी है, आतंकी है या गुनहगार है? ये जिनके जिनके नाम है, ये कौन है? नक्सलवादी है, आतंकी है, गुनहगार है? तो जो गुनहगार थे उनके तो नाम आपने डाले नहीं है। तो आपने जासूसी जिनकी की है, जितनी अनेक, और जासूसी का कार्यकाल है 2017 से लेकर 2019 तक, जो पार्लियामेंट का इलेक्शन चल रहा था, जब कर्नाटक का रिशफल चल रहा था, जब सारी सरकारें गिराने और बनाने का काम चल रहा था, उस वक्त आपने ये इसका उपयोग किया। तो ये उपयोग कोई अपराध दबाने के लिए तो था नहीं,
ये उपयोग कोई सरकार के हम जो आतंकवादी नेटवर्क से निपटने का तो था नहीं, तो ये विरोधियों से निपटने का नेटवर्क था। तो ये एक तो भारतीय जनता पार्टी को इसकी जरूरत होगी, या तो फिर सरकार को। तो एक तो इजराइल सच बोलता होगा कि हम किसी प्राइवेट पार्टी को बेचते नहीं है, प्राइवेट लोगों को बेचते नहीं है, या तो फिर भारत सरकार सच बोल रही होगी कि हमने खरीदा नहीं है, खरीदा तो कैसे खरीदा और क्यों खरीदा। तो इसमें से सच कौन है और झूठ कौन है, इस पे तो डिस्कशन पार्लियामेंट में बनता है कि नहीं बनता है। ये क्यों नहीं करते पार्लियामेंट में डिसीजन? और ये क्या बोलते हैं, विरोधी पार्टी का काम है हमको सहयोग करना। तो इन्होंने कौन सा सहयोग किया था? इन्होंने राफेल के ऊपर कौन सा पार्लियामेंट्री कमेटी बैठाया? बोफोर्स के वक्त क्या क्या चिल्ला रहे थे, वो करगिल का हुआ उस वक्त क्या कर रहे थे, कितने बार इन्होंने पार्लियामेंट नहीं चलने दिए, महीना महीना 2-2 महीना नोटबंदी के वक्त पार्लियामेंट नहीं चली। उस वक्त इनको नहीं समझ में आया पार्लियामेंट में चलना और नहीं चलना। इनके जेटली के भाषण निकाल के देखिए, इनके सुषमा स्वराज के भाषण निकाल के देखिए कि पार्लियामेंट नहीं चलने देना ये भी विरोध का एक तरीका है। अगर ये विरोध का तरीका दूसरी पार्टी यूज करती है, विरोधी आपके यूज करते हैं, तो आप इसको डेमोक्रेसी की हत्या बोलते हो। अरे डेमोक्रेसी अपने बचने के लिए रखे। यहाँ विरोधी पार्टी का सबसे बड़ा जो कारिंदा है, सबसे बड़ा अध्यक्ष जो विरोधी पार्टी का है, उसका फोन आप हैक करते हो, उसके फोन टैप करते हो। वो रविशंकर प्रसाद बोलता था ये हर वक्त की चिल्लापो है। अरे हर वक्त की चिल्लापो टेलीफोन टैप की अलग बात है, और पेगासिस का ये जो मामला है ये अलग बात है। इसमें दुनिया के कई देश 50,000 कॉन्टेक्ट, इसमें भारत के 300 कॉन्टेक्ट हैक किए गए, और वो हैक करने का उद्देश्य तुमको आतंकवाद और अपराध से निपटना नहीं था, राजनीतिक लोगों को, पत्रकारों को। और जो आपका विरोध कर रहे कौन से पत्रकार, 50 से ज्यादा पत्रकार है जिन्होंने राफेल पर लिखा, जिन्होंने अनेक अनेक घोटालों पर लिखा, जमीन लैंड माफिया पर लिखा, पुलवामा पर लिखा, बालाकोट पर लिखा, जिन्होंने गलवान पर लिखा, और जिन्होंने फर्जी एनकाउंटरों पे लिखा। ऐसे पत्रकारों का आप ये कर रहे हो, पेगासिस में स्काइप कर रहे हो, उनकी हेरगिरी कर रहे हो, जासूसी कर रहे हो उनकी। तो ये क्या देश विघातक काम हो रहा था? ये कैसी बात है? ये तो वही बात हो गई ना सर, कि जैसा उसने उनको मार दिया था, क्या बोलते हो, जमील को, सऊदी के प्रिंस ने जमील को मार दिया था क्योंकि उनका ये कर रहा जमाल था, जमाल खाशोगी मार दिया था। वैसी बात हो गई जैसे मैक्सिकन 29 पत्रकार मार दिए थे क्योंकि सरकार भ्रष्टाचार उन्होंने ओपन किया था। वैसे हमारे देश में भी सैकड़ों पत्रकारों के ऊपर आपने ये किया, और उसके बाद में उसकी परिणति हत्या में हो रही है। कितने पत्रकार मारे गए? कल ही मैं गया था पत्रकार सुरक्षा महासंघ में, उनका कैंपेन था, पूरा मीटिंग थी ऑल इंडिया की। 600 पत्रकार थे, करीबन 22 स्टेट के पत्रकार। जैसे भय से भय कंपित थे पत्रकार कि हम लिखे तो लिखे क्या, और लिखे तो कैसे लिखे, क्योंकि हमारे सोर्स भी गुप्त नहीं रहते। आपने देखा होगा, इन्होंने आर्सेलर ने बताया था कि सरकार ने भीमा कोरेगांव में आनंद तेल तुंबड़े और गाडलिंगे और स्टेन स्वामी जो बेचारे मर गए जेल में, इनके कंप्यूटर में डुप्लीकेट जानकारी, गलत जानकारी फीड कर दिया अपने सॉफ्टवेयर के द्वारा, और उसके द्वारा उनको जेल में सड़ा दिया। अभी तक जेल में। स्टेन स्वामी तो मर गए, तो मुक्त हो गए, बाकी अभी भी जेल में है। तो ये सरकार है या क्या चल रहा है? ये अच्छा, आपकी बात से जो नतीजा सामने आ रहा है अब तक की, वो ये कि सरकार के किसी काम के लिए इस्तेमाल ना करके पार्टी के लिए इस्तेमाल किया गया पेगासस का, पार्टी के जरिए सरकारें बनाने के लिए, दूसरी सरकारें तोड़ने के लिए, और अपने विरोधियों को खत्म करने के लिए। चुनाव भ्रष्टाचार के विरोधी, भ्रष्टाचार का जो विरोध कर रहे हैं उनको निपटाना, और उनके सारे जितने लोग विरोध करते हैं सरकार का, वो सारे विरोध की जानकारी लेके उनको डराना, उसके लिए किया गया। अच्छा, ये बताइए कि आपको क्या लगता है कि क्या कभी जांच हो पाएगी अगर सरकार का यही रवैया रहा? क्योंकि वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ने उसके लिए ऑर्डर किया है। क्या आपको लगता है कोई उससे कोई नतीजा निकल पाएगा, जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट उसके लिए कोई खास कदम ना उठाए? नहीं, जांच की जानकारी अगर देना है, इजराइल देखो, फ्रांस अपनी खुद के स्टेट में देश में जांच कर रहा है, इजराइल भी अपने देश में उस एनएसओ को जांच कर रहा है, उसने वो पेगासिस वाला सॉफ्टवेयर, और कई देशों में जांच हो रही है। भारत नहीं करेगा सर, क्योंकि इसका उपयोग सीधा सीधा अमित शाह ने और नरेंद्र मोदी ने इलेक्शन जिताने के लिए, अपने विरोधियों के मुंह दबाने के लिए, विरोध का आवाज स्वर दबाने के लिए, और अपने इलेक्शन जिताने के लिए किया है। अच्छा, अभी जो एक नई ताजी खबर सामने से आ रही है कि संसद में
फाइनेंशियल बिल्स पास हो गए हैं और बहुत ही कम वक्त में कोई बहस, कोई चर्चा नहीं हुई। मुझे याद आ रहा है आर्टिकल 370 और उसके अलावा CAA, NRC, इस किस्म के बिल्स जैसे भी चाहते हैं ये पास करते हैं। अब ये फाइनेंशियल बिल मुल्क के लिए बहुत ही अहम होता है। पैसे का कैसे कुछ होगा, कैसे देश चलेगा, कैसे सरकार चलेगी, बहुत ही अहम बिल था ये। इस पर कोई बहस नहीं हो पाई। क्या अपोजिशन ने इसमें कोई कोऑपरेशन नहीं किया? आखिर क्या हुआ ये? सर, 2 फाइनेंशियल बिल आए थे, 2-2 मिनट में पास हो गए। लिमिटेड लायबिलिटी बिल और दूसरा डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी बिल। ये दोनों 2-2 मिनट में, 12:34 में आया, 36 मिनट में पास हो गया। 12:39 में इंट्रोड्यूस हुआ, 41 मिनट में पास हो गया। 2-2 मिनट में बिल पास हो रहे। आप वो देखे होंगे ओबीसी वाला जो बोल रही थी केंद्र सरकार के राज्यों के पास अधिकार है। अगर ये सरकार बोल रही थी तो अभी उसका भी बिल कैसे लाए कि राज्यों को अधिकार दे दे, लिमिटेड अधिकार राज्यों को पास ऑन कर दे। अगर अधिकार थे तो बिल लाने की जरूरत क्या है? एक कवि ने बोला है सर कि राजा बोला रात है, रानी बोली रात है, मंत्री भी बोला रात है, संतरी भी बोला रात है, और ये सुबह सुबह की बात है। ये सारा झूठ है। ये पूरा का पूरा एक एक बात झूठ बोलते और प्रचार करने में। तो ये जॉर्ज ऑरवेल की एक ये है कादम्बरी है, एनिमल फॉर्म। उस एनिमल फॉर्म में वो कुत्ते, मुर्गी और बिल्ली अपने अपने इसमें चर्चा कर रहे हैं कि कॉमरेड ने मुझे बोला इसलिए मैंने 5 दिन में 7 अंडे दिया। वो बोलता है कि मैंने इतना दूध दिया। एक गाय दूसरे गाय को बताती है कि कॉमरेड का आदेश था। आप देखे हो हमने जो मेडल, मोदी अपने 56 इंच का पेट पीट रहा है, 56 इंच का ढोल बजा रहा है अपने पेट के। क्या है मोदी का कंट्रीब्यूशन? जो 11 टीम की जो 11, 12, 13 मेंबर है। 56 इंच के सीने की बात हुई है, आपने पेट की बात कह दी। आखिर ये क्या बात है? ये थोड़ा सा बताते चलिए। सीमेंट, गिट्टी, बोल्डर, ये रोड, रेल, गेल भेल खाने वाला पेट है। सीना कभी ये खाता नहीं है। सीना तो दिखाने की और वो लड़ने की बात होती है। इनका तो पेट 56 इंच है, सीना नहीं है। तो ये 56 इंच पेट में जो जो स्वाहा हो रहा है, वो स्वाहा होने की बात मैं कर रहा हूँ। और इन्होंने सारा स्वाहा कर लिया है। इन्होंने जितनी भी बात किया होगा इसी तरीके की बात किया। और ये इनके भक्त इसकी उपलब्धि, जैसे मैंने अभी बोला कि बोला जीत रही है, जो प्लेयर जीत रहे हैं उसमें से जो हॉकी के प्लेयर है वो सारे बहुत नीचे तबके के। कई लोगों के पिताजी नहीं है, कई लोग जो है वो टांगे वाली की बेटी, हमारी जो कैप्टन है, हमारे टीम के कैप्टन, उसके पिताजी टांगा चलाते। ना उनके पास जूते हैं, ना उनके पास टर्फ है, ना उनके पास हॉकी स्टिक है। ऐसे परिवारों से आई हुई लड़कियों ने हम अपेक्षा करते गोल्ड मेडल ले ले। अरे ये 70 साल की उपलब्धि पूछते, 7 साल में तुमने हॉकी टीम को टर्फ क्यों नहीं दिया? उनको जूते क्यों नहीं दिए? उनको सिलेक्ट करके फूड क्यों नहीं दिया? हमारी जितने प्लेयर गए उनकी जो हेल्थ कैपेसिटी है, जो उनकी हेल्थ कंडीशन है, वो 20 साल पहले बाकी देशों के जो प्लेयर की होती थी वो कंडीशन है। तो 20 साल पहले की हेल्थ कंडीशन लेके हमारे जो प्लेयर उपलब्धि दिखा रहे हैं, उसके ऊपर मोदी अपने पेट पीटेगा, अपने पेट का ढोल पीटेगा 56 इंच का। तो ये जो नाकामी है, ये जॉर्ज ऑरवेल ने जो बोला था कि यही बात है कि भैया जो कुछ हुआ है वो राजा की मेहरबानी से हुआ है, जो कुछ हुआ है वो कॉमरेड की मेहरबानी से हुआ है, जो कुछ हुआ है वो नरेंद्र मोदी जी की मेहरबानी से हुआ है। जो प्लेयर जीते वो भी मेहरबानी से जो हमको मिला है। वो भाला फेंक में नीरज चोपड़े जीता, तो ये मोदी जी उनको बधाई संदेश देते हुए ये बोलते हैं कि तुमसे ज्यादा अच्छा तो मैं फेंकता हूं। खाली वो बाहर नहीं आया, उन्होंने ये बोला था कि ये फेंकने का ट्रेनिंग तो मैंने ही दिया था। और सही बात है, नरेंद्र मोदी से लंबे कौन फेंक सकता है? वो तो नीरज चोपड़े वो तो एक नाम भी चला था, फेंकने वाला। मेरे ख्याल से वो सब इसी वजह से, इसी नतीजे में आया था। अभी आप क्या देखते हैं, क्या अपोजिशन को अच्छा, मैं साथ साथ ये पूछना चाहता हूं कि क्योंकि आप किसान सेवा संघ के अध्यक्ष हैं, किसान नेता हैं, और आपने महाराष्ट्र में भी खास तौर पर किसान का जो आंदोलन है उसमें काफी काम किया, साइकिल यात्रा भी आपने की है। अभी आपको क्या लगता है, किसान पर बार बार ये इल्जाम लगाने की कोशिश की जा रही है गोदी मीडिया की तरफ से कि साहब आप तो पॉलिटिक्स कर रहे हो, आप तो बीजेपी को हराने की बात कर रहे हो, आप तो पॉलिटिकल थे ही नहीं, आखिर अब क्या हो गया ये पॉलिटिक्स? तो ये जो जुमलेबाजी है, ये या क्या है, आप इसे कैसे देख रहे हैं? और किसान क्या वाकई कामयाब होगा, नंबर 1 कानून हटवाने में, नंबर 2 बीजेपी की सरकार हटवाने में? कहां कहां क्या कुछ कर पाएगा किसान?
सरकार हटवाने में तो 24 की राह देखनी पड़ेगी। कानून के लिए तो वो जो जिन्होंने नीरज चोपड़ा हो या बजरंगी हो, दोनों ने बता दिए कि हम किसान आंदोलन के साथ है, हम किसानों के बेटे हैं। मवालियों के बेटे ने आपका वो लाया है, जो मवाली है उनके बेटे ने आपके लिए गोल्ड मेडल लाया है। जो मवाली है उन्होंने कांस्य पदक लाया है, जो मवाली है उन्होंने रजत पदक लाया है। मवाली आतंकवादी खालिस्तानियों ने आपके लिए पदक लाया है। और ये देशभक्त जो है, जिनके नीचे से हवा जाती, खाकी हाफ पैंट पहनने वाले, एक भी नाम नहीं दिखाई देता किसी टीम में, किसी उपलब्धि में, किसी इसमें नाम नहीं दिखाई देता। क्यों रे देशभक्तों, कहां मर गए हो? क्यों नहीं दिखाई देते हो? वहां तो कोई रिजर्वेशन नहीं है। रिजर्वेशन की वजह से तुम्हारा बहुत ये होती है, पीछे हट होती है। यूथ फॉर इक्वलिटी चलाते हो, भ्रष्टाचार मुक्त भारत चलाते हो। कहां गई तुम्हारा पुरुषार्थ, कहां गया? निकम्मो, नालायकों। ये तो मैं पूछना चाहता हूं ना, क्या हुआ? देखो, इन्होंने विश्व गुरु बना दिया भारत को। कैसे? कि जो डेमोक्रेसी के इंडेक्स है, उस इंडेक्स में जो लोकतंत्र जिसको हम बोलते हैं, जिसमें जिन देशों ने बोला कि पेगासिस की हम कोई जांच नहीं करेंगे, उसमें टोंगो है 141वें नंबर पर है, वो रवांडा है 130वें नंबर पर, मोरक्को 96वें नंबर पर, सऊदी अरबिया 156वें नंबर पर, बहरीन 150वें नंबर पर, यूएई 145वें नंबर पर, अजरबैजान 146वें नंबर पर, कजाकिस्तान 148वें नंबर पर, मेक्सिको 72 नंबर पर, हंगेरी 55वें नंबर पर, और भारत उसमें 50वें नंबर पर जो था। ये लोकतंत्र के इंडेक्स में अब उनके पंक्ति में शामिल हो गया है, जहां लोकतंत्र कुछ भी नहीं है, जहां सारा का सारा राक्षस तंत्र, उस तरीके का हुकुमशाही चल रही है, उसमें हम विश्व गुरु बन के शामिल हो गए हैं। सच में हमारा जो उत्थान चल रहा है वो विश्व गुरु की तरफ चल रहा है, मगर विश्व गुरु हम आगे से 1 नंबर पे नहीं, पीछे से 1 नंबर जाने में हम अग्रसर है। 196 देशों में हम जब तक 196 नंबर पे नहीं आएंगे, हम शांत नहीं बैठेंगे। अच्छा काकड़े जी, एक नई तब्दीली, कुछ तब्दीली कहा जा सकता है, या कुछ हालात आगे बढ़ते हुए कहा जा सकता है। अभी हमारे यहाँ नॉर्थ इंडिया में, दिल्ली और दिल्ली के आसपास 2-3 ऐसे वाकयात हुए हैं जिसमें ये सांप्रदायिक नफरत फैलाने के वाकयात बढ़ रहे हैं। इसे कौन सा फेज कहा जाए ये कहना बड़ा मुश्किल है। अभी पिछले दिनों मुरादाबाद में एक कॉलोनी में 3 फैमिली मुसलमानों की होने की वजह से बाकी पूरी कॉलोनी के लोगों ने बोर्ड लगा दिए, हम यहां से छोड़ करके जाने के लिए तैयार हैं, मकान बेचना चाहते हैं, सामूहिक पलायन करेंगे। ऐसा ही एक वाकया दिल्ली में ही द्वारका में हुआ। यहाँ हज हाउस बनने वाला था, उसके खिलाफ आवाज उठी और ये कहा कि साहब यहाँ का जो माहौल है, सामाजिक तंत्र जो है वो बिगड़ जाएगा और ये हम नहीं बनने देंगे। ऐसा एक तीसरा वाकया हुआ अभी कल जंतर मंतर पर, जो बिल्कुल पार्लियामेंट के बिल्कुल सामने है। वहां पर नफरत के बहुत नारेबाजी बहुत ज्यादा हुई है। तो ये वाकयात आखिर कहां ले जाना चाहते हैं? आखिर क्या होगा देश में? कौन से, क्या सब्र जो लोग कर रहे हैं उनका सब्र बार बार टेस्ट करने की कोशिश करते हैं? आखिर क्यों इस देश को क्यों मतलब उस आग में क्यों झोंकना चाहते हैं? अपने आप क्या कहना चाहते हैं? सर, ये देश बहुत समझदार है। ये बार बार ये प्रयास करते रहते, हजारों सालों से ये प्रयास कर रहे थे नफरत सब में घोलने में। ताहिर लुधियानवी ने 1959 में एक कविता लिखी थी, पिक्चरों में भी वो गाना करके पेश हुआ। नफरत जो सिखाए वो धर्म तेरा नहीं है, इंसान को जो रोंदे वो कदम तेरा नहीं है। ये दिन के ताजर, ये वतन के बेचने वाले, इंसानों की लाशों के कफन बेचने वाले, ये मोहल्लों में बैठे हुए ये कातिल, ये लुटेरे कांटों के वर्जू है चमन बेचने वाले। इनसे तो अपेक्षा ही नहीं करो सर, इनसे कोई अपेक्षा नहीं करो। और ये हर वक्त ये प्रयास करते रहेंगे, मगर भारतीय जनमानस जिस तरीके का वजूद रखता है, जिस तरीके का रिफॉर्म का वजूद रखता है, जिस तरीके से अपने को स्थापित करने का प्रयास करता है, वो करते रहेगा। हमारे जैसे, आपके जैसे लोग बैठे हैं जो ये सवाल पूछ सकते हैं कि जब 4 बीबी और 40 बच्चे का देते हो और ये बोलते हो कि मुसलमानों में सबसे ज्यादा महिला प्रताड़ित है, तो हमारे जैसा आदमी सवाल उठाता है कि महिला 1000 के पुरुष के पीछे मुसलमानों में 951 महिला है, 951, और हिंदुओं में 931 महिला है। अगर मुसलमानों में महिला प्रताड़ित होती तो 20 ज्यादा कैसी है?
और दूसरी बात, जब उन 50 बच्चों को ये पहली बीवी मिलने की कंडीशन नहीं है, तो फिर दूसरी और चौथी और तीसरी बीवी आप क्या अपने घर की लड़कियां देते हो? कहां से लाते हो? ये सवाल पूछने वाले हम जिंदा है सर। और हम जब तक जिंदा रहेंगे, ये नफरती जो टोटके है, नफरती जो मूर्ख है, वो अपना काम करते रहेंगे। आपको बता देता हूं, कांग्रेस सत्ता से गई तो कांग्रेस खाली गाली खा के गई, ये जूते खा के जाएंगे और बुरी तरीके से जूते खा के जाएंगे। इनको संभलने का मौका नहीं मिलेगा। इन्होंने गांधी को जब मारा था तो आपको पता होगा, गांव से एक एक संगी भागना पड़ा था, एक एक ब्राह्मण। वो गरीब ब्राह्मणों की मुझे दया आती है जो इस राजनीति में शामिल नहीं रहते, उनको भी भागना पड़ा था। अब इनका राज अगर जाएगा और इसी तरीके से ये नफरत फैलाएंगे तो ये शहर में भी नहीं रह सकेंगे। इनको दूसरा देश ढूंढना पड़ेगा, या तो पाकिस्तान का वीजा खुद के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। ये सब पाकिस्तान भेजने के लायक है, इनको भेजेंगे सर हम। बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश काकड़े जी। आज कई चीजों पर, कई इश्यूज पर बात हुई और बहुत ही अहम बात, खासतौर पर पेगासस, उसके अलावा पार्लियामेंट में किस तरह से फाइनेंशियल बिल पास कर लिए जाते हैं 2-2 मिनट में। उसके अलावा किसान आंदोलन कहां तक पहुंचेगा, क्या कुछ कर पाएगा, और खास तौर पर जो अभी सांप्रदायिकता बढ़ाने की नाकाम कोशिशें कह सकता हूं अभी तक तो मैं, और बल्कि नापाक कोशिश भी कहा जाए, वो कोशिशें मुसलसल चल रही हैं। उसमें आपने जो हिम्मत बनाने की बात की वो बहुत ही अहम है कि हम लोग अभी जिंदा हैं, ये सब नहीं होने देंगे और इस देश में बड़ी ताकत है और ये वापस अपनी हालत में उसी प्रेम भाव में, उसी सांप्रदायिक सद्भाव के माहौल में फिर से वापस आएगा। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। मैं अपने दर्शकों से बताना चाहता हूं कि अविनाश काकड़े जी अभी अपनी बात बहुत ही दबंग अंदाज में, बहुत ही दो टूक अंदाज में सीधे सीधे कहते हैं। अविनाश काकड़े यूट्यूब चैनल आपका है, आप उसको भी देखें, उसमें आपको कुछ ज्यादा उनकी बातें, कुछ तकरीरें, कुछ चीजें मिलेंगी। आप जरूर उनके चैनल को देखें भी और सब्सक्राइब भी करें। बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश काकड़े जी, आपने हमें वक्त दिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।